Today our topic is aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. तो सबसे पहली बात करते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पहली प्राइमरी कंडीशन है मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, यानी मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए आपका। प्लेनर का मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो और sp हाइब्रिडाइज कार्बन हो। यदि मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा तो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रह पाएगा। तीसरी कंडीशन है आपकी मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। एंड फोर्थ कंडीशन है मॉलिक्यूल के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां n = 0, 1, 2, 3 अप टू n। यहाँ ये n का मतलब नंबर ऑफ रिंग से नहीं होता है। n 0, 1, 2, 3 हो सकता है। अब यहां आ जाएं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की भी प्राइमरी कंडीशन है प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल को प्लेनर हो। दूसरी बात, प्लेनर होने के लिए sp2 और sp कार्बन होना चाहिए, हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। तीसरा, यहां भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन यहां जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहां 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, यहां 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n। यही नॉन एरोमेटिक की बात करें तो ये मॉलिक्यूल सबसे पहली बात नॉन प्लेनर होंगे। दूसरी बात, इनके पास कम से कम एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये इनकी कंडीशन है एरोमेटिक की। अब इसी को लेकर हम एग्जाम्पल करेंगे। स्टेबिलिटी की बात करें तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये है जो आपका ये लेस स्टेबल होते हैं। ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां हम स्टेबल लिख देते हैं, ये लिख देते हैं मोर स्टेबल। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे पहले आपका आएगा एरोमेटिक, फिर आपका नॉन एरोमेटिक और लास्ट होगा आपका एंटी एरोमेटिक। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबल नहीं होते हैं। वो किस वजह से स्टेबल होते हैं उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में भी डीलोकलाइजेशन होता है, उसके अंदर भी कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। नॉन एरोमेटिक से भी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जबकि उनके अंदर भी डीलोकलाइजेशन होता है। तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। हकर रूल 4n+2 पाई कैसे आया, कहाँ से आया, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हकर रूल को समझ लेते हैं। हकर रूल कहाँ वैलिड है आपका, कहाँ वैलिड नहीं है? तो हकर रूल आपका केवल और केवल बेंजीनॉइड, एंड पॉलीसाइक्लिक, एंड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए वैलिड है।
बेंजीनॉइड जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड एंड पॉलीसाइक्लिक बेंजीनॉइड कंपाउंड के लिए ये रूल वैलिड होता है आपका। अब हम बात करें पॉलीसाइक्लिक है जिसके अंदर कई साइकिल स्ट्रक्चर हैं लेकिन वो बेंजीनॉइड नहीं है। पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड है। उस केस में आपका हकर रूल वैलिड नहीं होगा। इस केस में आपका हकर रूल वैलिड नहीं होगा। तो यहां हम दूसरे रूल की बात करेंगे, है ना। अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसको ले लें। तो यहां ये दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रहा, तो कैसा होगा ये नॉन एरोमेटिक। दूसरा एग्जाम्पल ले लें। इसकी बात करें तो देखिए इसके अंदर डीलोकलाइजेशन है। ये आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है और ये आपका sp2 है और डीलोकलाइजेशन भी है। डीलोकलाइजेशन भी है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर डीलोकलाइजेशन भी है। अब हकर रूल को फॉलो, हकर रूल लगाएं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक पाई बॉन्ड तो दो, एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4n प्लस 2 पाई इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ 4n बराबर आपका आ गया 2 माइनस 2 और n बराबर आपका आ गया 0। इसका मतलब ये सिस्टम एरोमेटिक हुआ। अब तीसरे एग्जाम्पल को ले लें। इसकी बात करें तो यहां देखिए हमारे पास डीलोकलाइजेशन, ये sp3 है, sp2 है, ये sp2 है और आप जानते हैं कार्बन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होता है। तो क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? नहीं। जब आपने कार्बन आयन पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा जब नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइजेशन में जाने लगे तो ये जो sp3 है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से sp2 की तरफ चेंज होने लगता है। तो ये भी sp2 में और डीलोकलाइजेशन है ये पूरे सिस्टम के अंदर। अब यदि ये sp3 हो गया तो डीलोकलाइजेशन कैसे होगा? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो क्या होगा? अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? जब ये शिफ्ट होगा तो इसके अंदर डीलोकलाइजेशन है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। अब हम अकर रूल को लगा के देखते हैं इसके अंदर अकर रूल फॉलो करेगा कि नहीं। तो इसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2 ये हो गए, 2 ये 4। 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका आएगा n 4n इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और n बराबर हाफ। तो ये एरोमेटिक तो नहीं है। अब लगाते हैं दूसरा रूल, कौन सा? 4n पाई इज इक्वल टू 4n पाई, n बराबर आपका आ गया 1। इसका मतलब यहां इंटीजर नहीं आया, यहां आपका इंटीजर आ गया। इसका मतलब ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ आपका? एंटी एरोमेटिक। n की वैल्यू इंटीजर में आनी चाहिए,
0 1 2 3। तो यहां तक ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसकी बात करें तो इसके अंदर डिलोकलाइजेशन है, हर कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो हम इसे ऐसे ही बना सकते हैं। अब इसकी बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। तो हम रूल लगाएंगे 4n पाई इक्वल टू 4 पाई n बराबर 1। इसका मतलब ये कैसा होगा आपका एंटी एरोमेटिक। ये आपका कैसा होगा एंटी एरोमेटिक। अच्छा इसी का दूसरा पार्ट ले लियो। इसकी बात करें तो अब देखिए इसके अंदर डिलोकलाइजेशन है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इसके अंदर डिलोकलाइजेशन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने 1 2। तो रूल लगाते हैं 4n प्लस 2 पाई इक्वल टू 2 पाई, और यहां से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी n की वो क्या आएगी आपकी 0। इसका मतलब ये कैसा हो गया एरोमेटिक हो गया। इसी का और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखें तो इसे भी इसके अंदर डिलोकलाइजेशन है, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, सॉरी इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर भी डिलोकलाइजेशन है। इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ रूल कौन सा लगेगा आपका 4n प्लस 2 पाई इक्वल टू 6 पाई, और यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 1। तो ये कैसा हो गया आपका एरोमेटिक। यदि हम यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगाते तो 6 पाई होता, तो n बराबर आपका आता कितना 6/4 यानी 3/2। तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो ये रूल नहीं लग सकता। जहां n की वैल्यू इंटीजर आएगी वो हमें रूल देखना होता है। चलिए 5 मेंबर रिंग की बात करें हम। 5 मेंबर रिंग ये होती है आपकी, इसकी बात करें तो एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो ये कार्बन बात करें तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। लेकिन इसकी बात करें तो ये आपका sp3 है। तो इसका मतलब ये नॉन प्लेनर है, तो कैसा होगा आपका नॉन एरोमेटिक होगा। जरा इसकी बात करें अब, इसी का दूसरा हमने लगाया यहां नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन काउंट किए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो रूल लगाएंगे हम 4n प्लस 2 पाई इक्वल टू 6 पाई। तो n बराबर आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1। इसका मतलब ये कैसा है आपका एरोमेटिक। इसी के लिए हम दूसरा रूल लगाते हैं, ये अब ये नया एग्जाम्पल करते हैं। तो इसको देखिए जरा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो और कौन सा रूल लगेगा 4n पाई इक्वल टू कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। तो ये कैसा हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। अब 6 मेंबर की बात करें तो ये ले लेते हैं। इसकी बात करें तो अब इसके अंदर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है। अब डिलोकलाइजेशन तो पूरे सिस्टम के अंदर है, इसका हम कॉन्जुगेशन बना सकते हैं, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे लिख दो, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कर लें 1 2 3 4, यानी कौन सा रूल लगेगा 4n पाई इक्वल टू 4 पाई। तो n बराबर कितना 1।
तो इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक। अब जरा इसको इस तरह से देखें, नेगेटिव साइन लगा लें, डिलोकलाइजेशन अब भी है इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4n पाई इक्वल टू 8 पाई, n बराबर आपका है 2। इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा आपका, एंटी एरोमेटिक। और आपने पढ़ा हुआ एग्जाम्पल है, आप जानते हैं कौन सा, बेंजीन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 4n पाई इक्वल टू 4, इसमें ये रूल नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगाएंगे, तो लगा के देखते हैं। 4n पाई इक्वल टू 6 पाई, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 है ना, जो कि बेल मान्य नहीं है। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ, 4n प्लस 2 पाई इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। तो ये कैसा होगा आपका, एरोमेटिक, कैसा होगा आपका, एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अब हम बात करते हैं 7 मेंबर रिंग की। इसकी बात करें, इसमें ये कार्बन ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज हैं। एक कार्बन जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो क्या होगा इस केस में, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसी का अगला एग्जाम्पल, इसकी बात करें तो देखेंगे अपना डिलोकलाइजेशन पूरे सिस्टम के अंदर है। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी 4n प्लस 2 पाई इक्वल टू 6 पाई, तो n कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। सिस्टम आपका एरोमेटिक है। एक और एग्जांपल ले लें इसी का, नेगेटिव साइन, डिलोकलाइजेशन पूरे सिस्टम में है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, तो हकर रूल तो नहीं लगेगा यहाँ, कौन सा रूल लगेगा, 4n पाई इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर आपके आ गया 2। मैंने पहले ही बोला था n रिंग की संख्या नहीं है, n पूर्णांक लेके चल रहे हैं। तो ये आपका सिस्टम कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। 7 मेंबर। अब हम बात करेंगे 8 मेंबर रिंग की। डिलोकलाइजेशन की बात करें तो पूरे सिस्टम में डिलोकलाइजेशन है। डिलोकलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो रूल कौन सा लगेगा, 4n पाई इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2। ये होना चाहिए क्या आपका, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ये कंपाउंड आपका कैसा होता है, ये आपका नॉन एरोमेटिक होता है। अब आप जानना चाहेंगे नॉन एरोमेटिक क्यों होता है, तो एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रहता। एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिक होने के लिए प्राइमरी कंडीशन थी
मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी ऑर्डर पढ़ा था सबसे ज़्यादा एरोमेटिक स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में होता है एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक की श्रेणी में आ रहा है, तो ये कोशिश क्या करता है किसी तरह से नॉन एरोमेटिक बन जाए, क्योंकि हर सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये क्या करता है अपनी प्लेनर ज्योमेट्री को खो देता है और किस फॉर्म में आ जाता है, कुछ अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज कर लेता है। इसे बोलते हैं हम टब फॉर्म में आ गया। अब इसके अंदर डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। पी ऑर्बिटल कम से कम एक प्लेन में लाई करेंगे तभी वो आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसीलिए इनके अंदर डीलोकलाइजेशन, इस मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइजेशन नहीं रहा। तो अब ये कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। तो कभी भी आपसे पूछा जाए ये कंपाउंड कैसा होता है तो आप क्या बताएंगे? ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक न होकर नॉन एरोमेटिक। तो आप कहेंगे इससे पहले वालों ने अपनी ज्योमेट्री क्यों चेंज नहीं कर ली? जैसे ये आपके दूसरे और भी थे एंटी एरोमेटिक, जैसे ये एंटी एरोमेटिक था तो इसने ज्योमेट्री क्यों चेंज नहीं कर ली? तो इसकी जो रिंग का साइज है वो छोटा है, रिंग का साइज छोटा है इसलिए अपनी ज्योमेट्री को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ रिंग का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, रिंग का साइज बड़ा हो गया तो ये अपनी ज्योमेट्री को चेंज करना शुरू कर देता है। इस वजह से ये आपका नॉन एरोमेटिक की श्रेणी में आ जाता है। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर डीलोकलाइजेशन होता है, प्लेनर होते हैं, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर डीलोकलाइजेशन भी है, प्लेनर भी हैं, उसके बाद भी आपके नॉन एरोमेटिक से लेस स्टेबल होते हैं। जबकि डीलोकलाइजेशन होता है इनके अंदर तो इन्हें तो स्टेबल होना चाहिए, किससे? नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो हम आगे जब शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे तो वहाँ समझाएंगे ऐसा क्यों होता है कि कंजुगेशन होने के बाद भी सिस्टम के अंदर अनस्टेबिलिटी आने लगती है। इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं हम जो डिफरेंट बात, हाँ, इसके बाद हम अलग एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसकी बात करें तो इसके अंदर देखा जाए तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा? 4n + 2 पाई = 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ठीक है, तो यहाँ से 4n + 2 पाई = कितना आ गया आपका? 10। n = 2। सिस्टम को कैसा होना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम आपका एरोमेटिक ना होकर क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। अब आप कहेंगे कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक की तरफ क्यों मूव कर गया? तो ये मूव करके नहीं गया, एक्चुअल में जो हाइड्रोजन होते हैं ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिस वजह से क्या होती है? ज्योमेट्री प्लेनर नहीं रह पाती, और प्लेनर नहीं रह पाती तो कंजुगेशन भी नहीं रहता। तो इस केस में ये सिस्टम आपका नॉन एरोमेटिक की तरफ चला जाता है। तो ये भी सिस्टम आपका कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। तो आज यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले एग्जाम्पल। चलिए इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करेंगे तो हम 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रूल देखें तो क्या लगेगा 4n पाई इक्वल टू 12 पाई और n बराबर आपका यहां से आएगा 3। तो इस सिस्टम को कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एंटी एरोमेटिक ना होकर ये सिस्टम कैसा होता है आपका नॉन एरोमेटिक होता है। अब नॉन एरोमेटिक क्यों होता है, तो नॉन एरोमेटिक होने की वजह है इसके जो हाइड्रोजन एटम है कैविटी का साइज जो होता है वो छोटा होता है। कैविटी का साइज छोटा होने की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ज्योमेट्री नॉन प्लेनर हो जाती है। इस वजह से ये क्या होता है आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक होने के लिए प्राइमरी कंडीशन आपकी प्लेनर ज्योमेट्री है। चलिए एक और एग्जांपल है, इसकी बात करें तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। रूल लगाएंगे 4n प्लस 2 पाई इक्वल टू कितना 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स और n बराबर आपका आएगा 3। अब हाइड्रोजन एटम तो यहां भी है, हाइड्रोजन एटम यहां भी है, ये भी क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो ये सिस्टम वैसे तो क्या निकल के आ रहा है आपका एरोमेटिक, रिपेल करेंगे तो नॉन एरोमेटिक हो जाना चाहिए, लेकिन यहां कैविटी का साइज बढ़ जाता है। पिछले एग्जाम्पल जो कैविटी का साइज था उससे ये साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में उतना रिपल्सन नहीं रह पाता और सिस्टम आपका क्या हो जाता है एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है।